नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मिग-21 के बारे में। मिग-21 के बारे में बात करें तो 1963 में यूएसएसआर से भारत ने इसको लेना चालू किया था। ये एक लड़ाकू विमान है जिसको रशिया ने ही, यूएसएसआर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो बाद में रशिया बना, तो उसने 1985 में इसके उत्पादन को बंद कर दिया, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। उसके बाद भी भारत ने उसकी टेक्नोलॉजी ली हुई है और भारत उसका उत्पादन करता रहा और आज भी भारत के अंतर्गत मिग-21 का उपयोग किया जाता है। तो भाई मिग-21 को हटाया क्यों नहीं जा रहा है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई क्यों हटाना। हटाना इसलिए क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इससे होती रहती हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में हुई। आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में या कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ, इसमें पायलट की जान चली गई या नागरिकों की जान चली गई। तो इतना ज्यादा जो दुर्घटना युक्त वाला विमान है या फिर इतना ज्यादा खतरे वाली जो चीज है, इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। उड़ता हुआ ताबूत की बात कर रहे हैं हम, इसको क्यों नहीं हटा रहा है इंडियन एयरफोर्स। तो इन सारी चीजों की समीक्षा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। स्क्वाड्रन माने क्या होता है ये भी आज समझेंगे। मिग-21 का क्या इतिहास रहा है, भारत के पास क्या विकल्प हैं और हम क्या समाधान निकाल सकते हैं, और इंडियन एयरफोर्स इसको हटा क्यों नहीं देती। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे, तो उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन, जो किसके बारे में है, आपका मिग-21 के बारे में। और हमारा एक प्रश्न यहाँ पे बना रहेगा कि भाई जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, इसको क्यों उड़ा रही है, इसको बंद क्यों नहीं कर देती जब इतनी जान जा रही है। 60 साल के इतिहास में इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, लगभग 170 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और जब 1963 में इसको शामिल किया गया था भारत के अंतर्गत लड़ाकू विमानों में, तब भी 2 क्रैश हुए थे। इतने सालों से ऐसी क्या मजबूरी है इंडियन एयरफोर्स की जो इसको लेकर चला आ रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करेंगे सेशन और बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में कवर करेंगे, तो आखिरी तक जरूर देखेंगे आप। इसके अलावा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 11 मई से। आधुनिक भारत की क्लासेस इसमें स्टार्ट होंगी, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। कुछ अंतिम दिन बचे हुए हैं, तो शाम 6 बजे से बैच चालू हो रहा है, तो जल्दी से आप जाइए और उस बैच को एनरोल कर लीजिए। मेरा कोड यूज करेंगे मनीष लाइव, तो आपको ये कोर्स 18,999 का मिलेगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी का 100 डेज कोर्स भी आ चुका है आप लोगों के लिए, उसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। सेम कोड यूज करेंगे, आपको ये कोर्स 1499 का मिलेगा। ये 22 मई से चालू हो रहा है और 11 मई से चालू हो रहा है आपका फाउंडेशन बैच। तो जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी तरह के डाउट्स हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पे आप पूछ सकते हैं, चाहे एकेडमिक हो, चाहे किसी भी तरीके का, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आपका मेल डाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से PDF भी मिल जाएगी, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी विषय पर, जो हमारा मिकोयान गुरवेविच की बात कर रहे हैं हम, जिसे MiG-21 कहा जाता है। MiG-21 की बात करें तो 1963 में शामिल किया गया, वर्तमान में 2023 चल रहा है, तो 60 वर्ष इसको हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए। और 60 वर्षों में कई ऐसे हादसे हुए हैं, इससे कई बार क्रैश हुआ है, कई बार पायलटों की जान चली गई। अभी हाल ही में भी एक घटना हुई जो राजस्थान के सूरतगढ़ में हुई, जिसमें पायलट ने तो अपने आप को इजेक्ट कर लिया था, लेकिन वहां पर आम नागरिकों की जान गई, जिनमें 3 लोगों की जान जाने की भी पुष्टि की गई। उसके बाद फिर चर्चा में आ गया और आए दिन चर्चा में आता रहता है कि भाई भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का एक मिग-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के सूरतगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्घटना का सही कारण अभी भी ज्ञात नहीं है। जब इसको कहा ही जाता है कि ये फ्लाइंग कॉफिन है, ये किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग कॉफिन के नाम से इसको संज्ञा दे दी गई है, मतलब उड़ता हुआ ताबूत है। तो भाई इस उड़ते हुए ताबूत का बोझ क्यों ढो रही है इंडियन एयरफोर्स, इन सारी चीजों के बारे में ही समझने वाले हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, या मिग-21 के बारे में आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप। तो सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मिग-21 क्या है ये बात कर लेते हैं। तो ये एक लड़ाकू विमान है। जब हम 1962 का युद्ध हो रहा था, देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत आजाद होने के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे कई तरह के संघर्ष हुए, उस समय कश्मीर को लेकर भी। उसके बाद भारत में आम चुनाव हुए 51-52 में, स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई। नेहरू जी की सरकार 5 साल चली, 57 में वापस से इलेक्शन हुए। लेकिन उसके बाद हमारा एक पड़ोसी देश और ज्यादा जो है हमारे ऊपर हावी हो गया, 1962 का चीन युद्ध। 1962 के चीन युद्ध ने बहुत सारी कमर तोड़ी। उसके बाद ध्यान दिया गया कि भाई जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके साथ हमको थोड़ा सख्त भी रहना पड़ेगा। तो हमारी क्या जो रक्षा प्रणाली है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इसको मजबूत करना होगा। तो हमने 1963 में कुछ लड़ाकू विमानों को भारतीय जो वायुसेना है उसमें शामिल किया गया, जिनमें से कौन सा था, MiG-21। तो MiG-21 का इतिहास 1963 का जुड़ा हुआ है। ये 1962 के चीन युद्ध के 1 साल बाद शामिल किए गए थे।
1963 की घटना थी, तब इनको शामिल किया गया था, क्योंकि हाल ही में चीन से हम युद्ध हार गए थे, तो हमारे जो डिफेंस सिस्टम था उसको मजबूत करना था, तब इसको शामिल किया गया। तो मिग 21 विमान की बात करें तो एक लड़ाकू विमान है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ाए जा रहे 6 लड़ाकू विमानों में से एक है। बहुत सारे उड़ाए जा रहे हैं, जैसे राफेल भी आपने सुना हुआ है, तेजस की भी बात करें हम, सुखोई की भी बात करें, तो उनमें से कौन सा है? एक आपका मिग 21 भी है। इस मिग 21 का पूरा नाम क्या है? तो आपको इसका पूरा नाम मिलेगा मिकोयान गुरेविच मिग। मिकोयान गुरेविच की बात कर रहे हैं हम, सिंगल इंजन वाले हैं। ये क्या होता है? इसमें सिंगल इंजन होता है। इसके अलावा इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है उसकी भी बात करें तो सिंगल सीटर मल्टी रोल, मल्टीपल टाइम्स ये रोल ले सकता है, ग्राउंड अटैक कर सकता है एयरक्राफ्ट। और मिकोयान गुरेविच डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया था सोवियत संघ में ब्यूरो। मतलब देखिए ये क्या, जो पूरा का पूरा सिस्टम अगर हम बात करें तो इसको किसने किया था? 1991 में शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हुआ, और इस शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद एक देश निकलकर आया जिसका नाम था, जिसको आप रूस या रशिया कहते हैं। इससे पहले ये क्या था? यूएसएसआर था। तो जब भारत ने 1963 में ये डील पक्की की थी, तब किससे की थी? यूएसएसआर से की थी। तो सोवियत संघ, जिसको हम रूसी कहते हैं, उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया मिकोयान गुरेविच, जो कि मल्टी रोल फाइटर ग्राउंड अटैक था, जो हमने शामिल कर लिया था 1963 में। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 6 लड़ाकू विमान है, उनमें से एक ये भी है। तो ये सिंगल इंजन वाला है। अब इसके इतिहास की बात करें तो पहली बार कब स्थापित लिया गया? तो मैंने आपको बताया था 1963 में शामिल किया गया था। इसने 3 प्रमुख युद्ध में भी साथ दिया भारत का। कौन कौन से युद्ध? हमने 1965 का युद्ध लड़ा, 1971 का युद्ध लड़ा, और फिर कारगिल युद्ध तो आपने सुना ही है। ये तीनों ही युद्धों में बहुत भूमिका निभाई है किसने? मिग 21 ने। तो भारत के पास उस समय तो कोई ऐसी चॉइस नहीं थी। आज हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर पा रहे हैं, हम राफेल खरीद पा रहे हैं, और भी जैसे तेजस हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज तो ऑप्शन थी, लेकिन जब 1963 में इसको शामिल किया गया तो इसने काफी सहायता करी। किन युद्धों में? 65 के युद्ध में पाकिस्तान से, 1971 का युद्ध जो जिसमें बांग्लादेश को आजाद कराया हमने, और कारगिल युद्ध, इन तीनों ही युद्धों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो तब से भारत ने टाइप 77, टाइप 96 और BIS जैसे विभिन्न प्रकार के 700 से अधिक मिग 21 विमान खरीदे। मतलब भारत ने जब 1963 में ये डील हुई उसके बाद करीब 700 विमान ले लिए। किस चीज के? साल दर साल, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती रही। उनमें से नवीनतम जो है मिग 21 बाइसन है। अभी इसके बारे में बताऊंगा मिग 21 बाइसन कौन था जिसने F-12 को उड़ा दिया था। याद करिए 2019 की वो घटना, जब अभिनंदन जी जो थे वो पाकिस्तान पहुंच गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के पास वाली जो घटना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने ये इमेजेस देखी होंगी उनकी। अभिनंदन जी जो लड़ाकू विमान चला रहे थे उसका नाम क्या था? तो मिग 21 बाइसन ही था। तो याद रख लेंगे, हम इसी की बात कर रहे हैं। कौन सा है वो? मिग 21 बाइसन की। तो इन्होंने, भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों में कितने जोड़ लिए? 700। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास 700 क्या खरीदे गए हैं या किसी भी तरह से शामिल किए गए हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि कभी भी हम कोई प्लेन खरीदते हैं तो साथ साथ कई बार उसकी टेक्नोलॉजी भी खरीद लेते हैं। ये कैसे बनाया जाता है, इसका मेंटेनेंस कैसा होगा, तो उसका जहां पे एयर बेस होता है वहीं पर उसका मेंटेनेंस कर लिया जाता है। तो भारत ने इसकी टेक्नोलॉजी भी खरीदी, क्योंकि 1963 में जब यूएसएसआर ने हमको इसको बेचा तो उन्होंने इसका प्रोडक्शन 1985 में बंद कर दिया, लेकिन भारत ने इसका उपयोग अनवरत जारी रखा और आज भी जारी है। इतनी सारी घटनाओं होने के बाद भी इसको जारी किया गया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसका उपयोग कहां कहां किया गया। तो तीनों युद्ध में किया गया। 2019 में भी इसने F-12 अमेरिका के विमान को जो है गिरा दिया था दुर्घटनाग्रस्त में, जिसमें सफलतापूर्वक अभिनंदन जी बच गए। तो भूमिका जो है अतीत में विमानों के पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा लड़े गए कई युद्ध 1965, 71, 99 के कारगिल संघर्ष ने अपनी ताकत साबित की, और ये एक बहुत अभिन्न हिस्सा रहा भारतीय वायुसेना का। तो भारतीय वायुसेना ने इसको बहुत ज्यादा उपयोग किया। 3 युद्ध हम जो जीते उसमें भी मिग 21 ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और 2019 की इस घटना के बाद तो आप लोग जानते ही हैं बाइसन का उपयोग किया गया था। अब बात है MIG की दुर्घटनाओं से रिलेटेड कि भाई क्या दुर्घटना का डेटा कहलाता है। तो भाई दुर्घटनाओं में यह पता चल रहा है कि इन 60 साल के इतिहास में 170 मौतें हो चुकी हैं। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 60 वर्षों में करीब 500 मिग 20 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मतलब 700 में से 500 के साथ कोई ना कोई तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 170 से अधिक पायलट मारे भी गए हैं। तो ये फिगर बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। और फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है
कि भाई युद्ध तो जीत लिए, लेकिन क्या इनकी जिंदगी की कीमत नहीं है? 170 लोग जो हैं वो पायलट हैं, जो हमारे देश के लिए कई विशेष युद्धों में भाग ले सकते थे, ट्रेनिंग्स करवा सकते थे, और बहुत बड़ा एसेट था भारत का, जो इन विमान दुर्घटना में शहीद हो गए। तो इसीलिए बार बार सवाल उठाए जाते हैं किसके ऊपर? इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर भी, कि भाई भारत सरकार कुछ ऐसी चीजें मुहैया कराए जिससे जल्दी से जल्दी इनको हटा दिया जाए। अभी हाल ही में अगर इसके बारे में बात करें तो अभी जो इंडियन एयरफोर्स का कहना है, वो उनका कहना है कि 2025 तक हम इसको चरणबद्ध तरीके से हटा देंगे। तो ऐसा क्या है कि आज के आज या 2022 की घटना हुई या 2019 की घटना हुई या आए हर साल, अब सोचिए 700 में से 500 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। दोनों ही तरह के आपको नुकसान पहुंचते हैं, चाहे वो भारतीय वायुसेना में जो शामिल पायलट हैं या आम नागरिक हैं, दोनों ही इससे प्रभावित हैं। तो क्यों ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है कि भाई दुर्घटनाओं के कई कारण रहे हैं। अब इसके पीछे अगर कोई पूछे कि क्या कारण रहे, तो कई बताया गया कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कभी चिड़िया टकरा गई उसमें, या कभी आपका पक्षी हिट हुआ, या कुछ परिस्थितियों में पायलट के स्थानिक भटकाव से लेकर मानव त्रुटि, ह्यूमन एरर हो जाना, तकनीकी दोष हो जाना, कुछ वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, मतलब मौसम संबंधी भी कई तरह के जो घटनाएं हैं उनके कारण भी हो जाता है। तो भाई ऐसी इतनी सारी चीजों के कारण ये चीज तो हो रही है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है, हटाया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों भी अभी इसको लाद कर चल रही है? तो उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। समझिए, तो देखिए होता क्या है कि भारतीय वायुसेना के पास अगर हम बात करें, उनका जो पक्ष है इंडियन एयरफोर्स का, आईएएफ के पास, देखिए इसमें एक शब्द चलता है, आपने कई बार सुना होगा, स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन सुना होगा आपने शब्द। स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है? तो एक स्क्वाड्रन में हर देश में अलग अलग है, लेकिन आपको सारे देशों में गिनती मिलेगी कि भाई एक स्क्वाड्रन में 12 लड़ाकू विमानों से लेकर 24 लड़ाकू विमानों के बीच में पाए जाते हैं। भारत में अगर ये चीज देखी जाए तो लगभग 16 से 18 है। और भारत में जो स्क्वाड्रन की परमिशन है, या हम जितनी बना सकते हैं, लगभग 42 की क्षमता है भारत के पास, कि हम इतनी क्षमता है भारत की। अब 42 स्क्वाड्रन का मतलब है कि हर स्क्वाड्रन में लगभग 20 हम लड़ाकू विमान मानकर चल लें, तो मतलब हम 800 लड़ाकू विमान को रख सकते हैं। उतने ही लोग चाहिए होते हैं उन चीजों को ऑपरेट करने के लिए, पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करता है। तो भारत के पास अभी जो क्षमता है वो कितनी है? 42 है, लेकिन क्षमता के अनुसार पूरे चीजें नहीं है। जैसे आपने देखा है ना, कई विभागों में इतनी पोस्ट होती है लेकिन उतनी पोस्ट भरती ही नहीं है। तो हमारे पास वर्तमान में कितनी है? तो अगर आपसे कोई पूछे तो वर्तमान में इसका काउंट है 30। हमारे पास अभी वर्तमान में जो स्क्वाड्रन है वो 30 स्क्वाड्रन है। उन 30 स्क्वाड्रन में जो 3 स्क्वाड्रन है, समझिए इन 30 में से जो 3 स्क्वाड्रन है, इसमें किसको शामिल कर रखा है? MiG-21 को कर रखा है। तो भारतीय वायुसेना का एक पक्ष है कि भाई अभी हमारे पास सुखोई भी है, हमारे पास राफेल भी है, हम तेजस को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन जो भारत की एक मजबूत सेना होनी चाहिए वो मजबूत तो है, लेकिन हमारे पास अभी भी लोगों की कमी है। हमारे पास जो क्षमता हो सकती है वो 42 तक पहुंचा सकते हैं। 42 स्क्वाड्रन की जगह अभी हम 30 ही मेंटेन कर पा रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि 2025 तक इस 30 को बढ़ाकर हम कहां तक पहुंच पाए? 35 तक पहुंच पाए। मतलब वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हर चीज में एक समय लगता है, तकनीकी पक्ष भी है, रिक्रूटमेंट्स भी होते हैं, सरकार का भी इसमें सहयोग होता है, ये सारी चीजें लेकर चलना होता है। तो इंडियन एयरफोर्स का कहना है, भारतीय वायुसेना का कहना है कि हमारे पास अभी 30 है, हम बढ़ाकर 35 कर लेंगे, हमारी जो अधिकतम हम क्षमता रख सकते हैं वो 42 है। लेकिन अगर हम अभी के अभी MiG-21 को पूरी तरह से हटा देते हैं, MiG-21 का मैंने आपको बताया कितने स्क्वाड्रन है? अभी 3 स्क्वाड्रन है। 3 स्क्वाड्रन का मतलब अगर हम एक मोटा फिगर 16 से ही लेकर चल लें तो 16 × 3 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 48। तो मतलब 48 MiG-21 अभी भी भारतीय वायुसेना में है। तो इनका कहना है कि अगर हमने सडनली, अगर हम 18 का काउंट लेकर चलेंगे तो लगभग 54 हो जाएंगे, मतलब 50 के आसपास हम मानकर चलें कि अभी भी MiG-21 है। तो भारतीय वायुसेना का एक पक्ष है कि हम सीधे के तौर पर अगर MiG-21 को हटा देते हैं तो हमारे पास जितनी स्क्वाड्रन है वो 30 से सीधे घटकर कितनी हो जाएगी? 27। तो ये हमारे लिए एक वॉर फ्रंट, अगर भारत का आज युद्ध हो जाता है, इसको हटा दिया जाए, तो भारत को जो 1971 का युद्ध जो कहा जाता है, हमारी वायुसेना ने बहुत ही शानदार तरीके से, और MiG-21 का उसमें बहुत
तरीके से उपयोग किया गया था और बांग्लादेश जो पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान था उसको नक्शे से ही हटा दिया गया। तो बहुत सारे पक्ष हैं वायुसेना के भी कि भाई युद्ध होता है तो फिर हमें जरूरत होती है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और 2025 का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक ये पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, क्योंकि तेजस जो है भारत का ही निर्मित है, स्वनिर्मित है, उसको लड़ाकू विमान की तरह शामिल किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो HAL कहा जाता है उसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन उसको प्रतिस्थापित करने में हमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 स्क्वाड्रन उसको लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका भारतीय वायुसेना का पक्ष है। आपका क्या पक्ष है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा जो विकल्प बताए जा रहे हैं कि भाई हम सितंबर 2022 में, ये वायुसेना की स्टेटमेंट है जो दिया गया है कि हमने 51 स्क्वाड्रन को नंबर प्लेटेड किया गया था, मतलब 51 स्क्वाड्रन को नंबर प्लेटेड किया गया, मतलब जो 51 नंबर का स्क्वाड्रन था उसको हटा दिया गया MiG-21 से, ये उनका दावा किया गया सितंबर 2022 में। इसके अलावा 3 MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन बनाने की योजना है। तो ये जो चीज है MiG-21 बाइसन, इसको अभी भी शामिल कर रखा गया है, और ये जो है जो योजना थी, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो आधिकारिक स्टेटमेंट आए हैं उनको मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ है। दूसरा, दिसंबर 2025 तक हम इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देंगे, ये एक चीज दी गई है, और इनकी जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिनका नाम क्या है तेजस स्क्वाड्रन लेंगे। तो तेजस के स्क्वाड्रन लेने की बात की गई है। तो ये तो बात भारतीय वायुसेना ने की गई है। दूसरी बात अगर करें, अगर ये अभी भी शामिल है, तो अगर शामिल है, ये इंक्लूडेड है, और अगर हम बात करें कि अगर 60 वर्ष में ये लगभग 500 दुर्घटनाएं कर चुका है, इसके अलावा 170 से अधिक पायलट की मौत हुई है, आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा अलग हो जाता है, तो भाई इसका हम जितना कम यूज हो उतना कम यूज करें, मतलब मिनिमल यूज करें। इसके अभी क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे पायलट वगैरह की जान बचाई जा सके और ऐसी जनहानि को कम किया जा सके, तो इनका रेगुलर तरह से मेंटेनेंस करवाया जाए, क्योंकि अब तो क्या है कि भारत को ही करना है इसका मेंटेनेंस। हमने जिससे खरीदा था उसने खुद उत्पादन बंद कर दिया है, तो एकदम सडनली अगर एयरफोर्स कहती है कि हम इसको नहीं रिप्लेस कर सकते, तो हम इतना बजट अगर रक्षा पे खर्च करते हैं, तो भाई हम उन पायलट्स की जान की भी तो फिक्र करें। हम या तो कुछ तरीके के इसके कोई दूसरे विकल्प निकालें, भारत सरकार इस पर इंटरेस्ट ले, या साथ साथ हमारे राष्ट्रपति को तो सभी सेनाओं का हेड कहा जाता है, उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि भाई यहाँ पर एक एक पायलट की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, और भारत के ये एसेट हैं, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पर इतना लंबे समय में 2025 तक इसको चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात जो कह रहा है इंडियन एयरफोर्स, इस पर थोड़ा सा जो है मेरे मतलब विचार जो मेरा यहाँ पे प्रकट हो रहा है वो यही है कि भाई थोड़ा सा सरकार को भी इस पक्ष में आना चाहिए और इस पर कुछ जल्दी से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी सेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा पक्ष है, हमारा एक मजबूत पक्ष है और हमारे लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। तो जब वो हमारी रक्षा करते हैं तो ये भारत सरकार का भी दायित्व होता है कि भाई हम उन ऐसे लोगों, मतलब वो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, वो इसी तरह से मतलब एक टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण, टेक्निकल फॉल्ट के कारण किसी भी तरीके से, और सबसे ज्यादा घटनाएं MiG-21 के साथ हो रही है। तो जो 3 स्क्वाड्रन है उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस किया जाए और उसका मिनिमल यूज किया जाए, उसका रेगुलर मेंटेनेंस करवाया जाए, जितना भी हो सकता है कि उससे कम हानि हो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, नहीं तो आए दिन ऐसी जान जाती रहेगी। तो इससे भारत की एक प्रभुता, संपन्नता, सारी चीजों पे और हमारी एक मजबूत जो पक्ष है, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, उस पर, उसके मनोबल के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा एक इस पर कुछ फास्ट ट्रैक टाइप सी चीज होनी चाहिए, जिससे इसका कोई नया सॉल्यूशन निकाला जाए, जो कि पक्ष रखा गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, उनके भी अनुभव के हिसाब से है, लेकिन इस पर और भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जिससे ये घटनाओं को कम किया जा सके। इसके अलावा आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में पहली बार महिला लड़ाकू पायलटों को भी शामिल किया गया, बहुत सारी महिलाओं को शामिल किया गया था। मैंने यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है, मोहना सिंह, भवन कंठ, या फिर आप इनको भवन कंठ यहाँ पे है, इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी, सारथी साहू, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। केवल एक और बी और सी और डी, या सी और डी, या ए बी सी, इन तीनों के में से चारों में से कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इसके अलावा इसका सही आंसर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा इजीली। और भी कोई तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आप टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, किसी भी जगह पर सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि 11 मई से आपको फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से। इसको आप एनरोल कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए कोर्स वैलिड रहेगा और इसमें आपको सारे जीएस के सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे। अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव तो आपको ये कोर्स 18,999 का मिलेगा। ये ऑनलाइन फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें आप अगर क्लासेस नहीं भी देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको लेक्चर्स देखने। हैंड रिटन नोट्स भी इसमें मिलने वाले हैं आपको। साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें मिलेगी। इसके अलावा जो एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। 22 मई से एक बैच चालू हो रहा है जो एनसीईआरटीज को लेकर है और ये 100 दिन का बैच होगा जिसमें आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। मात्र 1499 का ये कोर्स होगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। तो आप कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और आपके क्या सजेशन है इस पर मुझे जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।